जेपीसी में आप कहते हैं कि साहब हमने हिंदू मेंबर्स को इंक्लूड करना है। मैं ये कहता हूं कि जब मैं यहाँ श्राइन बोर्ड में मेंबर नहीं बन सकता एज ए मुस्लिम, मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मेंबर नहीं बन सकता एज ए मुस्लिम, तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को क्यों लाना है आपने? उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ क्यों खिलवाड़ करना है? हिंदुस्तान 140 करोड़ का मुल्क है, 25-27 करोड़ यहाँ मुसलमान हैं और बुद्धिजीवी हैं। वक्फ में तो आप नजर आते थे, आपने कहा कि आपके अलावा भी 3 मेंबर हो रहे हैं, वो कभी दिखे नहीं, ना उनका कभी चेहरा या कभी नाम या कभी कुछ ऐसा काम उनका दिखा, ये क्या कारण है? इसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो चेयरपर्सन यहाँ हैं वो चाहती नहीं है कि कोई मेंबर उनके साथ बैठे। दूसरा कारण ये है कि वो घर से ही एजेंडा लेके आती हैं और बोर्ड मीटिंग में सिर्फ साइन करने के लिए मेंबर्स को रखा हुआ है। तो साइनिंग अथॉरिटी सिर्फ साइन करने के लिए मेंबर्स को रखा है। Yes, ma'am. किसी मेंबर को एम्पावर नहीं होने दिया। मुझे छोड़ दीजिए, उन 3 मेंबरों से पूछ लीजिए, किसी 3 मेंबर में किसी को एम्पावर ही नहीं होने दिया। ठीक है, अब ये सोचते हैं कि मैं तो एलजी साहब के रोज मिलती हूँ या महीने बाद मिल लेती हूँ या बीजेपी हमारी सरकार है तो हमें बाकियों को देखना। चेंज नंबर 1 क्या है कि हमने इसमें औरतों को इंक्लूड करना। तो मैं उनसे कहता हूँ जम्मू कश्मीर में बोर्ड बना, मैं भी उसका एक मेंबर हूँ, 3 मेंबर और हैं। चौथी एक हमने औरत को ही ऑन द डायरेक्शन ऑफ मरकज, एक औरत यहाँ चेयरमैन है। तो जनाब अगर आपने अमेंडमेंट करनी है तो औरत को यहाँ क्यों चेयरमैन बना दिया? जो अभी तक हुई नहीं है अमेंडमेंट, और आज से कई साल पहले एक लेडी को आपने मतलब बना दिया। क्यों? क्योंकि आपने अपीज करना था। ये बीजेपी की हमारी एक कार्यकर्ता है, बहुत योगदान है इनका जम्मू कश्मीर के रखाव में, आपने उनको चेयरमैन बना दिया। फिर जब से वो बोर्ड बनाया है और आज तक, मुझको छोड़िए मैं एक मेंबर हूँ, बाकी 3 मेंबर्स को आपने कभी ऑन बोर्ड लिए ही नहीं। और पिछले 2-3 साल से सिर्फ बीजेपी आप अपीज कर रही है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, और वो उस बोर्ड का हाल क्या है और उस बोर्ड की रख रखाव क्या है वो आप आरटीए लगा के जरा पूछ लीजिए कि जम्मू कश्मीर। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट व वक्फ बोर्ड मेंबर सोहेल काज़मी जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू रफात साहब। सोहेल सर, आज सदन में जो बिल पेश होने जा रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल, कैसे देखते हैं? क्या है उस बिल में? क्यों मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी और अपोजिशन में बैठे हुए लोग भी इसको अपोज कर रहे हैं? देखिए सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि अभी ये डिबेट शुरू होनी है पार्लियामेंट में और उससे पहले आप ये डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप इसने ये बिल पढ़ा नहीं होगा, ये बिल क्या होने जा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस ने ये बिल पढ़ा ही नहीं है और बड़ी जो डिबेट्स पे हमारे साथ लोग बैठ रहे हैं नेशनल चैनल्स पे, उन्होंने भी ये बिल का ड्राफ्ट पढ़ा नहीं। अब इसमें मोटी मोटी चीजें मैं आपसे कह देता हूँ कि मोटी मोटी चीजें ये हैं। वक्फ क्या है जी? वक्फ वो चीजें हैं, वो प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ हुई है। और 1954 में एक एक्ट बना हिंदुस्तान में जिसको एक दायरे में लाया गया कि वक्फ बोर्ड ये है, जिसको हम औकाफ इस्लामिया बोलते थे, औकाफ इमामिया बोलते थे, और फाइनली वक्फ बोर्ड बना जिसकी पूरी मॉनिटरिंग ऑलरेडी मरकज की सरकार और रियासती सरकारें जो है वो देख रही हैं। तो ये बिल्कुल कानून के एम्बेट में आता है, जितने भी बोर्ड्स काम करते हैं पूरे इंडिया में और जितनी भी स्टेट्स में, और कानून के दायरे के अंदर अपने बायलॉज है इनके, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी, उसी रख रखाव में बोर्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और जो मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी का संरक्षण है, जिसका मतलब जिसकी देख रेख है, वो बोर्ड्स के तहत होती है, हो रही है और होनी चाहिए। अब जेपीसी ये कहती है, जेपीसी में आपने मेंबर्स बना दिए, उनकी मीटिंग्स हुई और मीटिंग्स में आपने देखा कि गाली गलौज तो एक तरफ, बोतलें तक चली हैं चेयरपर्सन के ऊपर। तो इसका मतलब है कि जो आपकी जेपीसी की प्रिलिमिनरी मीटिंग्स हुई हैं उसमें सहमति नहीं बनी है, जो आपने कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की हैं, जिसमें मीरवाइज साहब भी कश्मीर से रिप्रेजेंट कर चुके हैं दिल्ली में। तो इसका मतलब है कि आपकी मीटिंग्स में सर्वसहमति नहीं बनी है। रिंजू साहब जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं औकाफ के, वो ये कहते हैं कि हमने पब्लिक डोमेन में 96 लाख हमारे पास जो है क्वेरीज इसकी आई हैं, जो मैं सुन रहा था कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरा कहने का मुद्दा ये है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और एक मुसलमान होने के नाते कि साहब जब कोई भी चीज आप लाते हैं, आपने ट्रिपल तलाक का बिल लाया, तो मुझे नहीं लगता है वो 22 मुस्लिम ममालिक में एग्जिस्ट नहीं करता था। हिंदुस्तान के किसी बच्चे मुसलमान ने या बुजुर्ग मुसलमान ने भी उसको अपोज नहीं किया। और एक राहत जो है पूरे हिंदुस्तान की हमारी माताओं को, बहनों को मिली कि ये एक नासूर था और आपने नासूर को हटा दिया। और सब ने मोदी साहब को और उनकी काबीना को सल्यूट किया, क्योंकि जो गलत चीज है अगर वो हट जाए तो बहुत अच्छी चीज होती है किसी भी मजहब के लिए। बिल्कुल। अब आप कहते हैं कि जेपीसी
में हमने ये चेंजेस करनी है। चेंज नंबर 1 क्या है कि हमने इसमें औरतों को इंक्लूड करना है। तो मैं उनसे कहता हूं, जम्मू कश्मीर में बोर्ड बना, मैं भी उसका एक मेंबर हूं, 3 मेंबर और हैं। चौथी एक हमने औरत को ही ऑन द डायरेक्शंस ऑफ मरकज, एक औरत यहाँ चेयरमैन है, तो जनाब अगर आपने अमेंडमेंट करनी है तो औरत को यहाँ क्यों चेयरमैन बना दिया, जो अभी तक हुई नहीं है अमेंडमेंट, और आज से कई साल पहले एक लेडी को आपने मतलब बना दिया। क्यों? क्योंकि आपने अपीस करना था। ये बीजेपी की हमारी एक कार्यकर्ता है, बहुत योगदान है इनका जम्मू कश्मीर के रखाव में, आपने उनको चेयरमैन बना दिया। फिर जब से वो बोर्ड बना है और आज तक, मुझको छोड़िए, मैं एक मेंबर हूं, बाकी 3 मेंबर्स को आपने कभी ऑन बोर्ड लिया ही नहीं। और पिछले 2-3 साल से सिर्फ बीजेपी आप अपीस कर रही है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, और वो उस बोर्ड का हाल क्या है और उस बोर्ड की रख रखाव क्या है, वो आप आरटीए लगा के जरा पूछ लीजिए कि जम्मू कश्मीर के बोर्ड का, जितनी हमारी यहाँ प्राइम लैंड्स थी वो तो हाउसिंग बोर्ड ले गया, जितने हमारे यहाँ कोई 1-2 कब्रिस्तान थे आरसपुरा में, वो शमशान घाट में कन्वर्ट हो गए। तो जो आप चाहते हैं वो तो आप अमेंडमेंट के बिना कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया में कर रहे हैं। अब यहाँ के बोर्ड का हाल देखें तो जितनी प्राइम लैंड्स हैं, जितनी प्राइम चीजें हैं, चाहे वो बुलीवार्ड रोड पे है चाहे कहीं और है, मुझे नहीं लगता, मुझे छोड़ के वो 3 मेंबर्स को भी पता है कि कौन कौन सी लैंड जो है, कौन कौन से होटल्स जो हैं वो आपने लीज आउट कर दिए। अभी तो नहीं आप बात करेंगे, अभी तो आपकी सरकार है और सरकार की पैटर्नेज है तो आप बचे हैं, लेकिन 2-4-6 महीने बाद जब गार्ड ऑफ ऑनर चेंज होगा तो ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी। अब अरफात साहब, जेपीसी में आप कहते हैं कि साहब हमने हिंदू मेंबर्स को इंक्लूड करना है। मैं ये कहता हूं कि जब मैं यहाँ श्राइन बोर्ड में मेंबर नहीं बन सकता एज ए मुस्लिम, मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मेंबर नहीं बन सकता एज ए मुस्लिम, तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को क्यों लाना है आपने? उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ क्यों खिलवाड़ करना है? हिंदुस्तान 140 करोड़ का मुल्क है, 25-27 करोड़ यहाँ मुसलमान हैं और बुद्धिजीवी हैं, वाइस चांसलर्स हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं। आप किसी को भी मेंबर बनाए जेपीसी में या बोर्ड्स में, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन दूसरे मजहब के साथ जब आप इंटरफेरेंस करते हैं बिला वजह, हमारी अपनी जो संस्थाएं हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है या बाकी जो उलमाज हैं या जो लोग हैं, आप उनको उनकी तजवीज़ों को तो मान नहीं रहे। तो ये एक डिबेट है, बिल पास होता है नहीं होता है मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जब एक रोष सोसाइटी में क्रिएट हो जाता है, एक डिबेट शुरू हो जाती है, तो मुझे लगता है कि सरकार कोई चीज़ बिल्कुल ठीक सोचती है और हो जानी चाहिए, ये जमहूरियत में होता नहीं है। सरकारें बहुत सी बिल्स ऐसी भी लाती हैं जो टेबल होते हैं लेकिन पास नहीं होते हैं, सर्वसहमति नहीं बनती है, उनमें दम नहीं होता है या उसका फायदा उस पर्टिकुलर समाज को नहीं होता है और वो बिल रुक जाते हैं। बहुत से बिल ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में, मैंने जो 30-35 साल में देखे। लेकिन मोटी मोटी चीज ये है कि जब एक डिबेट शुरू हो चुकी है, आप डिबेट को एड्रेस कीजिए। और पब्लिक डोमेन में आपने डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में करवानी थी, आपने 3 बार डिलिमिटेशन कमीशन गवर्नमेंट ने बनाई और 3 बार आपने पब्लिक ओपिनियन सीख करने के लिए लोगों के डोमेन में डाल दिया कि आप अपनी अपनी सुझाव दीजिए, अच्छे बुरे जो भी हैं, हम उनको कंसिडर करेंगे और फाइनली जब डिलिमिटेशन होगी उन सब चीजों को कंसिडर किया जाएगा, अच्छी और बुरी। जो अच्छी होंगी उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, जो बुरी होंगी उनको निकाल दिया जाएगा। और फाइनली 3rd टाइम डिलिमिटेशन कमीशन हुई और पार्लियामेंट की इलेक्शन यहाँ हुई और अब असेंबली की भी हुई। कहने का मुद्दा ये है कि कोई चीज बुरी या अच्छी नहीं होती है अगर तो उसका फायदा भारत के संविधान को, भारत के लोगों को, भारत की सब कम्युनिटीज को होता है, तो बिल्कुल वो बिल पास होने चाहिए। लेकिन जहां कोई नफरत या जहां कोई ये लगे कि हमने इस माइनॉरिटी कम्युनिटी को डाउनग्रेड करना है, मैं समझता हूं उससे उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फायदा नहीं होगा। उस पॉलिटिकल पार्टी का जो ग्राफ है, अच्छा ग्राफ है, वो आगे नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं नुकसान उस पार्टी को होगा। काज़िम सर, सरकार की अगर हम बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। इस करप्शन को रोकने के लिए और ये अमेंडमेंट्स जो हैं मुसलमानों की भलाई के लिए हैं, और ये जो हिंदू कम्युनिटी से जो लोगों को बिठाया जाएगा वो निगरान की तरह काम करेंगे जिससे करप्शन नहीं होगा। तो क्या वाकया में आज से पहले मतलब करप्शन होता हुआ देखा आपने? करप्शन जो है आज भी होता है, मैंने तो आपसे कहा पहले भी होता था। तो आपके पास तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं। अगर आपको लगता है जे.एंड.के वक्फ बोर्ड जो है एम्बेजलमेंट कर रहा है, सारी एजेंसीज यहाँ काम करती है। जम्मू कश्मीर बड़ी सेंसिटिव स्टेट है और आपको पता है कहाँ कहाँ धांधली हुई है, तो पकड़ो उनको।
और कोई भी हो, वो मेंबर हो, वो चेयरमैन हो, वो कोई भी हो, हैंग देम बिफोर द पब्लिक। तो आपके पास कानून है, आप अमेंडमेंट का वेट क्यों कर रहे हैं? आपके पास ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट कर रहे हैं। किसी स्टेट में भी कोई भी एम्बेजलमेंट हुई है, उसको लोगों के सामने लाइए। और ये तो वक्फ का जमीनें हैं, वक्फ की श्राइन्स हैं, लोगों ने बनाए हुए एसेट्स हैं। अगर उसमें खुर्द फुर्द होता है, कोई भी करता है, वो किसी भी पार्टी से हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर रूलिंग पार्टी से भी होगा तो वो खुदा थोड़े है। तो आप पकड़िए उसको और उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए और सख्त से सख्त कानून की तहत उसको बुक कीजिए। कोई भी हो, वो मैं किसी की भी बात करता हूँ। आप ये क्या वेट कर रहे हैं कि हम इसमें अमेंडमेंट और करेंगे? ऑलरेडी आपके पास लॉज हैं ऑलरेडी। जब ये वक्फ बोर्ड बना है, तो जब मैंने मोटा मोटा देखना शुरू किया, तो इसमें हमारे पास 20 to 25% ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके किराए जो हैं वो कोर्टों में जमा हो रहे थे। तो बहुत से लोग हमारे पास आते थे और हमने कोशिश की कि इसमें जो रिजॉल्व किया जाए, ताकि बोर्ड और उनके लेसीज और उनके टेनेंट्स के साथ बात की जाए। लेकिन आज तीसरे साल में पता ये चलता है कि वो 25% का जो ग्राफ है, जो हमारा लीगल अफेयर्स में फंसा हुआ है, वो 35% हो चुका है। तो ये जनाब, आपका बोर्ड है, आपके चुने हुए नुमाइंदे हैं, और अगर वो स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाते हैं तो पहले ही आप पहले का हाल देख लीजिए, तो अमेंडमेंट करने से क्या हो जाएगा? कासिम साहब, आपने जिस तरह से कहा कि जो आपने इस बिल में पढ़ा है कि अब महिलाओं को भी अधिकार होगा वक़्फ़ में काम करने का, तो क्या जो जे-एंड-के में हुआ, वो इल्लीगल था? उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा? ये तो क्योंकि अमेंडमेंट अभी होनी है, उसके बाद महिलाओं को मौका मिलेगा वो वक़्फ़ में काम कर पाएँ। पहले तो हमारे इस्लाम में औरतों को इजाजत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। दूसरी है कि कश्मीर एक सूफीइज्म का एक अपना उसका एक एसेंस है, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। तो फिर वो मरकज की सरकार जाने और ऑनरेबल होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जाने कि किस तरह से उन्होंने ये रिकमेंडेशन की है, मुझे उस पर कोई बोलना नहीं है। लेकिन जहाँ एरर होता है उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। और अभी तो आपने वो बिल लाना है, बिल लाने से पहले ही आप इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो क्या मैसेज सोसाइटी में जाता है, या क्या मैसेज लोग आपको देखते हैं? कि आप कहते हैं कि हमने ऑलरेडी 2 मेंबर बना दिए, हिंदू मेंबर बना दिए पूरे इंडिया में, और वो आप कहते हैं हमने इसकी अमेंडमेंट करनी है। उसी तरह कोई लेडी आपने पहले ही बना दी है, फिर आप कहते हैं हमने इसकी अमेंडमेंट करनी है। तो फिर अमेंडमेंट का क्या ताल्लुक है? जो आप चाहते हैं डिक्टोरल सिस्टम से आप करते हैं, फिर उसको आप टेबल करना चाहते हैं। तो इन चीजों से ये तो चीजें एक्सपोज करती है आपकी गवर्नेंस को, आपके काम करने के तरीके को। तो पहले आप इसको अच्छी तरह रिव्यू कीजिए। रिव्यू करने के बाद अच्छे स्टेक होल्डर्स को इनकॉर्पोरेट कीजिए, उनसे विचार विमर्श कीजिए, जेपीसी का दायरा और बढ़ाइए, और उस दायरे में जब अच्छी डिस्कशन से कोई चीज बाहर आएगी तो उसका फायदा फिर आपको भी होगा, आपकी पार्टी को भी होगा और पूरे मुल्क को होगा। सर, इस बिल के पास होने से, क्योंकि अब सेंटर में मेजॉरिटी में है सरकार, तो क्या लगता है आपको, पास होगा तो लोगों को नुकसान होगा, मुस्लिम कम्युनिटी को, या फायदा होगा? दोनों चीजों को नुकसान होगा। एक तो रूलिंग पार्टी को नुकसान होगा जो ये बिल जबरदस्ती पास करने के चक्कर में। दूसरा, एक रोष पहले ही हिंदू मुसलमान की एक लड़ाई जो है आपने बनाई हुई है पूरे हिंदुस्तान में, वो और बढ़ जाएगी। और मुझे याद है आज हमारे यहाँ रिजर्वेशन जो है वो 60% तक चली गई, लेकिन एक दौर ऐसा आया कि वीपी सिंह के टाइम जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो मंडल कमीशन बनी, और मंडल कमीशन फिर जो है वीपी सिंह गवर्नमेंट को ही लेके डूब गई। तो इसीलिए करने का जो सोच विचार का तरीका, वो मैटर करता है कि आपका जो बिल है उसका फायदा आपको कितना होगा और उसका फिर नुकसान कितना होगा। लेट्स होप कि कोई नुकसान ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, और एक जो अननेसेसरली जो वेज है वो हिंदू और मुस्लिम्स में और क्रिएट होने का मुझे आशंका है। तो अगर ये डेफर हो सकता है तो अच्छी बात है, और इस पे अगर लंबी चौड़ी जेपीसी में और अच्छी चीजें हो कि थोड़ा और टाइम दे दें इसको, ताकि अच्छे लोग इस पे और अपने सजेशन दें, तो तब बात कुछ और है। कासिम साहब, जे-एंड-के की अगर हम बात करें, तो जब तक आपने एक्टिवली काम किया वक़्फ़ में, तो आप नज़र आते थे। आपने कहा कि आपके अलावा भी 3 मेंबर और हैं। वो कभी दिखे नहीं, ना उनका कभी चेहरा या कभी नाम या कभी कुछ ऐसा काम उनका दिखा। ये क्या कारण है? इसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो चेयरपर्सन यहाँ हैं, वो चाहती नहीं है कि कोई मेंबर उनके साथ बैठे। दूसरा कारण ये है कि वो घर से ही एजेंडा लेके आती हैं, और बोर्ड मीटिंग में सिर्फ साइन करने के लिए मेंबर्स को रखा हुआ है। तो साइनिंग अथॉरिटी सिर्फ साइन करने के लिए मेंबर्स को रखा है, यस मैन। किसी मेंबर को एम्पावर नहीं होने दिया। मुझे छोड़ दीजिए, उन 3 मेंबरों से पूछ लीजिए, किसी 3 मेंबर में किसी को एम्पावर ही नहीं होने दिया। ठीक है, अब ये सोचते हैं कि मैं तो एलजी
साहब के रोज मिलती हूँ या महीने बाद मिल लेती हूँ या बीजेपी हमारी सरकार है, तो हमें बाकियों को देखना क्यों? देखिए, हमें पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब पावर आपके दिमाग पे चढ़ जाती है तो उससे बहुत से डिजीजेस जो हैं, मैंने 30-35 साल में 3 विजिट प्राइम मिनिस्टरों के साथ इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, जी, पाकिस्तान में रिप्रेजेंट किया, तो हमने ये चीज़ें देखी हुई। लेकिन पावर जब आपके दिमाग में चढ़ जाती है तो उसका अभी तो आपको नुकसान नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो पावर सिर से नीचे आती है तो उसका नुकसान कम्युनिटी को भी होता है, आपको खुद भी होता है, और वो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद क्या होगा। सर वक़्फ़ जे-एंड-के की अगर हम बात करें, कुछ चेंज तो दिखता है, जिस तरह से ऑफ़िस जो है वो थोड़ा-सा काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंज हुआ है, टूटी-फूटी कुर्सियाँ चेंज हो गई हैं, ऑफ़िस का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें डेली वेजेस की सैलरी बढ़ाई गई है, कुछ चेंज तो दिख रहा है अब, अल्लाह, रेवेन्यू भी बढ़ा अच्छी है। बात है अगर चेंजेस हुई हैं, तो वो कंपनसेट करेंगी, आपकी मेरिट्स अगर पे कोई काम हुआ है तो डीमेरिट्स को वो पर्दा डालता है, तो अच्छी बात है। अगर कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, तो लोग अच्छा स कहते हैं कि अच्छा हुआ है, लेकिन जहाँ जो चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं, तो उसको आप ओवरशैडो नहीं कर सकते हैं। बोर्ड्स बनाने का ताल्लुक ही यही है, टू स्ट्रेंथन ए सिस्टम, हुँ, गवर्नेंस का सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन जब आप डिक्टेटोरियल सिस्टम से कोई चीज़ चलाते हैं, तो उसका फ़ायदा तो आप इंडिविजुअल को होगा, लेकिन एज़ ए कम्युनिटी एज़ ए होल उसका फ़ायदा नहीं होता है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएँ, आप कश्मीर में चले जाएँ, कठुआ चले जाएँ, वहाँ औकाफ की जगह पे मंदिर बन गए, तो लड़ाई शुरू हो गई। हुँ, आरएसपुरा में मैंने आपसे कह दिया, सुंदरबनी में चले जाएँ, पुंछ में चले जाएँ, जिन बच्चे जिनकी दुकानों का नॉमिनल किराया था, जो डेली वेजर टाइप लोग थे, दर्जी थे, कॉबलर थे, उनको आपने हिट कर दिया। तो ये चीज़ें अपीस करने के लिए अगर आप करेंगे और अपनी वो जो डिग्निटी है उसको ग्लोरीफाई करने के लिए करेंगे, तो उसका फ़ायदा लोगों को नहीं होगा, ना कम्युनिटी को होगा। सर आरएसपुरा में आपने देखा होगा, हमने एक स्टोरी भी कवर की थी जिसमें एक मस्जिद का जो छत था वो उठा दिया गया। पूरी लैंड हालाँकि वहाँ पे वक़्फ़ के अंडर थी और दुकानें वहाँ पे बनाई गई हैं दूसरी कम्युनिटी की तरफ से। तो वहाँ पे इस तरह से मस्जिदों का आपने अखनूर में भी देखा होगा, एक मस्जिद का वहाँ पे भी इश्यू आया था। तो ये जो वक़्फ़ के अंडर आती हुई ये मस्जिदें, ये मतलब जो कब्रिस्तान या इस तरह की चीज़ें जो है इसको मतलब नहीं अपना उसको रोक पाए, जिस तरह से आपने गांधीनगर के आपने उसकी लैंड की जो अरबों-खरबों रुपए की ज़मीन है वो हाउसिंग बोर्ड को दे देना। तो ये वक़्फ़ की नाकामी है या उनकी अचीवमेंट है कि ये चीज़ें उनके हाथों से जा रही हैं? क्योंकि सरकार के पास ही है ये फिर। अरफात साहब, ये आप खुद ही डिसाइड करें कि ये हमारी कामयाबियाँ हैं, अचीवमेंट्स हैं, या हमारी मिस गवर्नेंस है, या हमारे में दम नहीं है कि हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेफगार्ड नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं हमारी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है। ये तो आप और जनता को डिसाइड करने दें। लेकिन ये है कि कहीं जो आप कह रहे हैं, जब हमारी चीज़ें खुद ही कोई खा गया, हमारे जो हमारी संस्थाएँ हैं वो खुद ही डैमेज हो रही हैं, तो मैं उस पे क्या जवाब दूँगा? ये तो गवर्नमेंट जवाब ले, जो बोर्ड बनाया है, जो उनके रख-रखाव में लोग हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो जिनको आपने एम्पावर किया है, तो उनसे पूछिए आप। जी, चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत थैंक यू करने वेरी के लिए। मच। तो सोहेल काज़मी जी हमारे से बात कर रहे थे, वक्फ बोर्ड मेंबर व सीनियर जर्नलिस्ट। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ है इंडिया।